हेलो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या सरोवरी पर। हमने पिछली क्लास में मगध साम्राज्य का उदय देखा था, कैसे उदय हुआ। उसमें हमने प्रमुख राजवंशों को भी देखा। उसमें से हमने जो एक राजवंश थी उससे बात कर लिया था। हर एक वंश को हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया था। उसमें कौन कौन से प्रमुख राजा थे, तो उसमें आता है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो लास्ट होता है इसका राजा, वो होता है नागदशक। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद कौन सा वंश आएगा, तो इसके बाद आएगा शेषुनाग। तो जो नागदशक था हमने देखा था उसको पिछली क्लास में कि जो वहाँ की जनता होती है वो खुद ही उसको उसके पद से हटा देती है, अपदस्थ कर देती है। उसके बाद से उसी का एक अमात्य होता है शेषुनाग। उस शेषुनाग को ही अब राजा बनाएंगे, वहाँ की जनता बनाती है, उसको अपना राजा चुनती है। तो ये जो शेषुनाग होता है ये पहला मगध का पहला राजा होता है जिसको खुद जनता चुनी होती है, ठीक है। और जो पहला ऐसा राजा होता है जिसको उसकी पद से हटाया जाता है तो वो होता है नागदशक। तो चलिए आगे हम देखते हैं शेषुनाग वंश के बारे में। बात करेंगे शेषुनाग वंश कब शुरू हुआ था। ये शेषु नागवंश, इसका जो कालक्रम है वो है 412 से 344 होता है ईसा पूर्व, ठीक है। इसका जो संस्थापक होता है शेषुनाग वंश का, जो संस्थापक होता है, संस्थापक वो कौन होता है, शेषुनाग ही होता है। शेषुनाग, ठीक है। ये एक बहुत ही अपने समय का देखा जाती है एक शक्तिशाली राजा होता है, सम्राट होता है। ये क्या करता है, जो हमने देखा था अवंती महाजनपद को, अवंती महाजनपद ये कहाँ था, तो ये आज देखा जाए तो ये एमपी के महाजनपद, जो एमपी है, एमपी का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पे ये अवंती महाजनपद स्थित होता है। अवंती महाजनपद को जो शेषुनाग है ये विजित कर लेता है, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, विजित कर लेता है। ठीक है, हाँ वेट करेंगे आप 1 सेकेंड का, ठीक है। तो अवंती महाजनपद को विजित कर लेता है। ये एक शक्तिशाली राजा होता है अपने समय का। और ये क्या करता है, जो इसकी राजधानी होती है, पहले तो हम बात करें कि जो हर्यक वंश थी उसमें राजधानी क्या थी, तो पहले तो राजगिरी थी। सबसे पहले राजगिरी ही नगर बसा था। कौन बसाया था, बिंबिसार। तो पहले राजगिरी राजधानी होती है। बाद में आता है उदयन, वो क्या करता है, वो एक नया शहर बसाता है पाटलिपुत्र, और उसको अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक है। फिर उसके जो अदर उत्तराधिकारी आए होंगे वो क्या किए होंगे, फिर अपनी राजधानी राजगिरी बनाए, ठीक है। तो दोबारा ये राजगिरी बनती है। तो यही राजगिरी अभी तक चल रही थी। शेषुनाग वंश का भी समय आता है, राजगिरी ही राजधानी थी। अब यही राजगिरी जो राजधानी थी, अब यहाँ से ये चेंज कर देगा, राजगिरी से
ये अपनी राजधानी वैशाली को बनाएगा। वैशाली जो वज्जी संघ के समय में वैशाली ही राजधानी हुआ करती थी वज्जी संघ की, लेकिन वज्जी संघ को अजातशत्रु ने ही, अब अजातशत्रु का जब समय काल था उसी समय उसने उसको अपने मगध राज्य में मिला लिया था। तो अब ये मगध का हिस्सा था, तो वैशाली को इसने राजधानी बनाया। वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसके उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं, जो काला अशोक था। बात करेंगे काला अशोक के बारे में। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट बना था काला अशोक। ये क्या करेगा, पहले तो उसकी एक अन्य नाम प्राप्त होता है पुराणों में। तो इसका एक अन्य नाम क्या है? अन्य नाम जो पुराणों से प्राप्त होता है वो है काकवर्ण। क्या है? काकवर्ण। ठीक है, इसका एक और अन्य नाम काकवर्ण प्राप्त होता है। अब ये क्या करता है, ये अपनी राजधानी दोबारा राजधानी चेंज करेगा। इसकी अब जो राजधानी बनाएगा वो बनाएगा किसको? पाटलिपुत्र को। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनेगी, जो कि अब अस्थाई रहेगी। पाटलिपुत्र। और इसके बाद से ये बनाएगा पाटलिपुत्र को राजधानी, और इसके बाद से जब तक मगध रहेगा, यानी कि अभी नंद वंश भी जब आएंगे तब तक यही राजधानी बनी रहेगी, यानी कि भी अस्थाई बन जाएगा लास्ट तक। ठीक है, इसी के समय में हम देखेंगे कि जो दूसरी यानी कि द्वितीय जो बौद्ध काउंसिल होती है, बौद्ध समिति, का आयोजन होगा। आयोजन करवाएगा। ठीक है, कहाँ पे? इसका आयोजन कहाँ होगा? वैशाली में। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। कौन करवाया था? अजातशत्रु के समय में हुआ था, उसने करवाया था। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा वैशाली में काला अशोक के समय काल में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका कि इसका जो शिशु नागवंश है, इस डायनेस्टी का जो अंतिम राजा कौन होगा? तो अंतिम राजा, इसमें यही दो इम्पोर्टेंट हैं। अब अंतिम राजा देख लेते हैं कौन होगा। नंदी वर्धन होगा इसका अंतिम राजा। नंदी वर्धन। ठीक है, इसी नंदी वर्धन को मारकर जो पद्मनंद होगा वो नंद वंश की स्थापना करेगा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सी डायनेस्टी है? दूसरा आएगा नंदवंश। नंदवंश, इसका जो कालक्रम होगा वो होगा 344 से 324 ईसा पूर्व। ठीक है, 344 से 324 ईसा पूर्व इसका कालक्रम होगा। बात करते हैं इसको संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका संस्थापक यानी कि इसका फाउंडर कौन था?
इसका संस्थापक होता है महापद्मनंद। महापद्मनंद। ठीक है। इसका एक और अन्य नाम प्राप्त होता है, वो क्या है? उग्रसेन। उग्रसेन। ऐसा माना जाता है कि जो नंद वंश के जितने भी राजा आएंगे, कई सारे राजा होते हैं इसके, वो सभी शूद्र जाति के थे। ठीक है, मतलब जितने भी हिस्टोरियन हैं सबका मत यही है कि ये शूद्र जाति के होते हैं। ठीक है। इसका संस्थापक महापद्मनंद उग्रसेन है। ये क्या करता है, इसको कई सारी उपाधियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि आप इसको देखेंगे कि ये सभी क्षत्रियों का नाश करके, यानी कि जो भी महाजनपद होते हैं इसके समय में, वहाँ सारे राजा क्षत्रिय थे, तो उन सभी को मार के और ये अपने राज्य में मिला लेता है, मतलब उस पर अधिकार कर लेता है उनके राज्यों की। इसीलिए इसको सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसी के समय में आप देखेंगे कि इसने बहुत सारे राज्यों को विजित कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसका जो मगध साम्राज्य था वो बहुत बड़ा हो चुका था, यानी कि आज का जो नॉर्थ इंडिया देखेंगे उस पूरे नॉर्थ इंडिया पर इसी का अधिकार था। पश्चिम में देखेंगे तो जो ब्यास नदी थी वहाँ तक इसका राज्य होता था, राज्य की सीमा वहाँ तक लगती थी। तो ये बहुत बड़े भूभाग का एक सम्राट हुआ करता था, इसलिए इसको एक राट या एक पृथ्वी का राजा भी कहा गया है। ठीक है, एक छत्र भी कहा गया है इसको। तो हम इसकी सारी उपाधियों को लिख लेते हैं, क्योंकि वो उपाधियों को पूछा गया है पेपर में कि ये उपाधि किसको प्रदान की गई थी। तो इसकी जो भी उपाधियां हैं वो हम देख लेते हैं, इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, कौन कौन से टाइटल्स मिले थे। उपाधियां, तो इसको मिलता है एक छत्र, एक छत्र, इसे लिखा जाएगा एक छत्र, यानी कि पृथ्वी का राजा। एक छत्र यानी कि पृथ्वी का राजा, यानी इसके समय में पूरा जो एक राज्य था वो एक ही छत्र के नीचे था। एक छत्र, एक राट भी कहा गया इसको, यानी कि एक सम्राट। ठीक है, एक राट, और क्या कहा गया है, अनुलंघित शासक। अनुलंघित शासक। ठीक है, अनुलंघित नाम से ही पता चल रहा है, लंघित यानी कि जिसको लांघा जा सके, और अनुलंघित यानी जिसको हम लांघ नहीं सकते, जिसको हम पार नहीं कर सकते थे। यानी कि अनुलंघित शासक यानी कि ऐसा शासक जिसको पार नहीं किया जा सकता था। यानी कि यहाँ राजा से नहीं, राजा के राज्य से मतलब था कि जो ये था महापद्मनंद था, इसका जो मगध राज्य था, उस समय किसी भी शत्रु राजा की हिम्मत नहीं होती थी कि इसकी राज्य को अंदर जा सके, उसमें प्रवेश कर सके, यानी कि इसकी सीमा को पार नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसको अनुलंघित शासक कहा गया है। नेक्स्ट है एक राट, इसको कली का वंश भी कहा जाता है। कली का वंश। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व छत्रांतक। किसके समान? भार्गव के समान। भार्गव के समान। सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सभी क्षत्रियों का
नाश करने वाला। ठीक है, ये भार्गव कौन है? भार्गव के समान। भार्गव मतलब कि जो परशुराम थे उससे इसकी तुलना की गई है। आप देखेंगे कि जो परशुराम थे उन्होंने भी सारे क्षत्रियों का नाश किया था, तो उसी के समान ये भी जो इसको भार्गव के समान बोला गया है कि ये भी सर्व क्षत्रांतक था, यानी कि सभी क्षत्रियों का इसने विनाश करके उनके सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसने कलिंग विजय भी की थी, यानी कि कलिंग पर इसने विजय भी प्राप्त की थी। कलिंग पर, जो कलिंग था, कलिंग पर उड़ीसा में जो आज पड़ता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की? तो वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलता है कि एक हाथी गुम्फा लेक है खारवेल राजा का, यानी कि खारवेल के हाथी गुम्फा लेक, हाथी गुम्फा अभिलेख है एक, उसी में लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि एक नंद राजा होता है, वो आया था, यानी कि कलिंग आया था और उसने एक नहर का निर्माण करवाया था। और उसके बाद से जब वो वापस अपने राज्य जाता है तो एक जिन आदि की मूर्ति होती है उसको भी अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ से प्राप्त होता है कि एक नंद राजा कौन था? ये महापद्म नंद ही था। ये ध नहीं है, न है। ठीक है, महापद्म नंद है। ठीक है, अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक नंद राजा कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखे थे हम कि हाथी नहीं, पहले खारवेल, हाँ, खारवेल का जो राजा होता है उसके द्वारा ये बनवाया गया था अभिलेख। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है कि एक नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। एक नहर का निर्माण करवाया और
अपने साथ एक आदि जिन्न की मूर्ति अपने साथ ले गया, अपने राज्य में ले गया। तो ये बात की गई है महापद्म नंद के ही बारे में। ये वो वही राजा था, यही नंद राजा जो निर्माण करवाता है नहर का। ठीक है, बात करें जो पाणिनि थे, पाणिनि विद्वान जिसने अष्टाध्यायी की रचना भी की है, पाणिनि। ठीक है, ये जो पाणिनि थे ये महापद्म नंद के ही मित्र हुआ करते थे। महापद्म नंद के मित्र थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन राजा होगा। अब आएगा धनानंद, जो कि ये नंद वंश का ये अंतिम राजा होता है। बीच का हम नहीं पढ़ेंगे, बीच में बहुत सारे हुए, इनके बहुत सारे उत्तराधिकारी आते जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं किया जो एग्जाम में पूछे। तो परीक्षा उपयोगी ऐसी कोई भी उनके बारे में चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। तो लास्ट पढ़ते हैं जो अंतिम राजा था इस वंश का। अंतिम राजा कौन था? ये महापद्म धनानंद। धनानंद था। धनानंद या धननंद भी कहते हैं उसको, धन नंद, धननंद या धनानंद कहते हैं। ठीक है, ये अंतिम राजा होता है। ये कौन होता है? नंद वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक यज्ञशाला में इसने आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, या उसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ये चाणक्य को का ये जो धनानंद होता है अपनी यज्ञशाला में धनानंद चाणक्य का अपमान करता है। तो फिर उसके बाद से चाणक्य क्रोधित होते हैं और इस कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तो इस वंश को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। बाद में वही आएंगे चंद्रगुप्त के साथ, और चंद्रगुप्त की सहायता से ये जो नंद वंश है उसका उन्मूलन कर देंगे, और फिर दूसरी डायनेस्टी यहाँ पे शुरू हो जाती है मगध पे, मौर्य डायनेस्टी। तो ऐसे नंद वंश का उन्मूलन हो जाता है, यानी कि नंद वंश खत्म हो जाता है। तो नंद वंश का उन्मूलन कौन करता है? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम होता है, चंद्रगुप्त प्रथम की सहायता से चाणक्य नंद वंश का उन्मूलन करते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा धनवान हुआ करता था, इसलिए इसका नाम इसीलिए नहीं पड़ा, इसका नाम धनानंद था। बाद में ये अमीर होता है बहुत ज़्यादा। इसके पास देखेंगे तो इन लोग की इसके पास करोड़ों में रुपए हुआ करते थे उस समय पे, और बहुत ज़्यादा इसके पास जो सैन्य बल था, इसके पास घुड़सवार जो सैनिक थे, फिर हाथी, ये सारी चीज़ें इसके पास बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो फिर ऐसे नंद वंश खत्म हो जाएगा। बात करते हैं इसमें बहुत जो नंद वंश था
नंद वंश की बात करते हैं, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जो नंद वंश था, इसमें इन लोगों ने कई सारे विद्वानों को भी संरक्षण दिया हुआ था। कौन कौन से विद्वान थे उनके हम नाम देख लेते हैं। एक दो पॉइंट रह गया, उसको देख लेते हैं नंद वंश के बारे में। जो नंद वंश था, नंद वंश ये जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानते थे। ये सारे के सारे जो थे, सारे इसमें के राजा, वो सब जैन मतानुयायी थे, जैन को ही मानते थे और ये विद्वानों को संरक्षण दिए थे। विद्वानों को संरक्षण दिए थे। कौन कौन से विद्वान थे इनके टाइम में, नाम देख लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से विद्वान थे। एक तो था पर्व, इनका नाम आता है। एक का पर्व नहीं, वर्ष था। एक था वर्ष, फिर आएगा उपवर्ष, कात्यायन भी इसी में आएंगे, ठीक है। और वरुचि, कात्यायन भी इसी में थे। तो ये जो भी विद्वान हैं, ये सारे नंद वंश के ही समय के थे, उन्हीं के समकालीन थे और इन लोगों को संरक्षण प्राप्त था नंद वंश के दरबार में। तो ऐसे नंद वंश खत्म हो जाएगा और नया शुरू होगा मौर्य वंश। तो अभी तो इसमें हमने बस जो पॉलिटिकल, जो छठी ईसा पूर्व हमने शुरू की थी चैप्टर, उसमें जो पॉलिटिकल वाला था कि इनकी कंडीशन कैसी थी, उसको हमने कंप्लीट किया। ये पॉलिटिकल है। अब हम देखेंगे जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, जैसे कि जो बौद्ध और जैन धर्म हमें पढ़ना है, उसको अभी हमें देखना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमारा पॉलिटिकल, छठी ईसा पूर्व का पॉलिटिकल कंडीशन ख़त्म होता है। धार्मिक कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।